राजमहल की दीवारों में फुसफुसाता था सन्नाटा। वो नोचवा बनकर पाप ने खुद को था पुकारा। खून से लिखी गई हर ख्वाहिश की कहानी, जहां वफा भी निकली सबसे बड़ी नादानी। जिसे समझा था साया वही मौत बनकर आया, और हर धोखे ने खुद अपना अंजाम पाया। राजा मंगल सिंह बरामदे में टहल रहे होते हैं और अपने राज्य को देख रहे होते हैं। वो थोड़े गुस्से में होते हैं और छोटी छोटी बातों पर सब पर चिल्लाते हैं। अरे सागर, कहां मर गया? दूसरे रियासत को हासिल करने की योजना बनाई या नहीं? कहां रह गया? सागर छत पर दौड़ते हुए आता है। मन तो करता है कि एक लगाऊं तेरे कान के नीचे। सबके सब ऐसे ही है। क्षमा कीजिएगा महाराज, बस कुछ काम कर रहा था। जुबान लड़ाता है दो कौड़ी के मंत्री। हट जा मेरी नजरों के सामने से। क्षमा महाराज, क्षमा। सागर वहां से चला जाता है। मंगल सिंह अभी भी गुस्से में होते हैं। वो पानी का गिलास अपने चेहरे के पास उठाते हैं, लेकिन फिर उसे दूर फेंक देते हैं। कुछ पल के बाद रानी रमावती अपने कमरे में बैठी हैं, आईने में देखते हुए अपने गहने पहन रही होती हैं। तभी मंगल सिंह गुस्से में अंदर आते हैं और कमरे में बिस्तर पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई बात है? सबके सब मंत्री बेकार हैं। कोई भी काम समय पर नहीं करता। बेकार ही इन पर दया दिखाकर काम पर रख लिया। अब सबको निकाल दूंगा। गुस्सा मत कीजिए, वो लोग भी तो इंसान ही हैं। गलती हो जाती है, आपसे भी तो हो जाती होगी। मंगल सिंह गुस्से में उठते हैं। निर्लज्ज, मेरे सामने उन दो कौड़ी के लोगों के लिए हमदर्दी दिखा रही है। तुझे तो मैं अब सबक सिखाऊंगा। मंगल सिंह बिस्तर से उठते हैं और कमरे में टंगे हुए हंटर को निकालते हैं। रमावती की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। रात का समय है। एक घोड़ा गाड़ी वाड़ी के दरवाजे पर आती है। मंगल सिंह गेट पर खड़े चिंतित होते हैं। गाड़ी से उतरने वाली कोई और नहीं, रमावती होती है। उनकी पीठ पर हंटर के निशान साफ दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उतरती हैं, मंगल सिंह पे उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। मुझे क्षमा कर दो रमावती, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप हर बार यही कहते हैं, फिर भी। इस बार नहीं रमावती, अब मैं अपने आप पर काबू रखूंगा। रमावती भी उन्हें वापस गले लगाती है। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयारी की है। रमावती हाँ में सिर हिलाती है और मंगल सिंह के साथ वाड़ी की ओर चलने लगती है। मंगल सिंह पीछे मुड़कर घोड़े गाड़ी की तरफ देखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनके घोड़े गाड़ी के पहिए कीचड़ से भरे हैं, जैसे वो किसी जंगल से आई हो। रमावती, तुम कहां गई थी? रमावती कुछ पल के लिए चौंक जाती है। कहीं नहीं, बस यूं ही। शायद बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ भर आया था तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों वाड़ी के अंदर चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद मंगल सिंह और रानी छत पर बिस्तर पर होते हैं। चारों ओर फूलों से सजा हुआ माहौल होता है और आसपास कई दिए जल रहे होते हैं, जैसे मंगल सिंह ने उनके लिए खास रात सजाई हो। मंगल सिंह सो रहे होते हैं जबकि रमावती जाग रही होती हैं। रमावती धीरे से उठती हैं। कुछ ही पलों बाद वो तैयार हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है। जाते जाते वो एक बार खाली आसमान की ओर देखती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद भी मंगल सिंह सोए हुए होते हैं। तभी एक काली परछाई उनके ऊपर से गुजरती है और वो अचानक चौंक कर जाग जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं, उन्हें एहसास होता है कि रमावती वहां पर नहीं है। रमावती, रमावती! वो इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से अपना चोगा पहनते हैं और दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं।
तभी उनके पीछे से एक अजीब सी भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वो धीरे से पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके सामने एक भयानक सा प्राणी खड़ा होता है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं और पीछे पंख फड़फड़ा रहे होते हैं। कौन हो तुम? वो प्राणी कुछ नहीं कहता और अचानक एक तेज डरावनी ताकत के साथ उन पर झपट्टा मार देता है। वो मंगल सिंह के शरीर पर गिरता है और बेरहमी से उनके चेहरे पर हमला करने लगता है। मंगल सिंह शुरुआत में अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो प्राणी कुछ देर बाद उनके बेजान शरीर को देखता है और फिर वहां से उड़कर चला जाता है। अगले दिन ये बात पूरे वाड़ी में फैल जाती है कि उनके महाराज मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है। उनका आधा खाया हुआ शरीर जमीन पर पड़ा होता है। चारों तरफ खून फैला होता है। सागर एक तरफ खड़ा होता है, जबकि दासियां रमावती को संभालने की कोशिश कर रही होती हैं। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। महारानी जी, महाराज के साथ जो हुआ वो गलत था, पर इस राज्य की जिम्मेदारी अब आपको ही लेनी होगी। राज्य को एक जिम्मेदार मार्गदर्शन की जरूरत है। रमावती आंसू भरी आंखों के साथ हाँ में सिर हिलाती है। कुछ दिनों के बाद रमावती सिंहासन तक जाती है। वो धीरे से सिंहासन पर बैठती है और एक मंत्री आके आता है और उन्हें राजवंश की तलवार सौंपता है। रमावती दोनों हाथों से तलवार लेती है और उसे सम्मान देती है। इसी के साथ रमावती अपने राज्य की शक्ति का केंद्र बन जाती है। सागर उन्हें लगातार सिखाता है और वो उसके मार्गदर्शन में राज्य के फैसले लेने लगती है। धीरे धीरे उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ जाता है। वो अपने राज्य की रक्षा करती हैं और सभी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाती हैं। समय के साथ सब कुछ शांत और स्थिर दिखाई देने लगता है। और फिर एक रात रमावती अपने कमरे में आईने के सामने बैठी होती है और अपने गहने उतार रही होती है। पीछे उनकी दो दासियां खड़ी होती हैं। वो गहने उतार कर खड़ी होती हैं और पीछे मुड़ती हैं। तभी एक दासी मखमली तकिया लेकर आगे आती है। रमावती अपना राज मुकुट उतारती हैं और उसे उस तकिए पर रख देती हैं। वो एक गहरी सांस लेती हैं। तभी सागर कमरे में अंदर आता है। मेरे कमरे में आने से पहले इजाजत लिया करो। आइंदा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षमा चाहता हूं महारानी, परंतु मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। सागर दासियों की ओर देखता है और थोड़ा झिझकते हुए खड़ा रहता है। रमावती ये बात समझ जाती है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगी जब जरूरत होगी। दोनों दासियां हाँ में सिर हिलाती हैं और वहां से चली जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं, रमावती अपने आम चेयर पर बैठ जाती है और एक पैर दूसरे पैर पर रख लेती है। रमावती, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि राजा साहब के मरने के बाद कुछ ही दिनों में तुम पूरा राजपाट मुझे दे दोगी। अब क्या हुआ? कब करोगी तुम ऐसा? आवाज नीचे, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या मतलब? क्या तुम अपना वादा भूल गई? और इसी समय हमें सागर और रमावती के बीच के पुराने रिश्ते के बारे में पता चलता है। राजा की मृत्यु के कुछ दिन पहले रमावती और सागर चादर के नीचे साथ लेटे होते हैं। सागर उन्हें गले लगाए होता है। तो अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, बस मंगल सिंह को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मंगल सिंह को हटाना मुश्किल है। उनके लिए राज्य का हर एक सैनिक वफादार है। हमें किसी और चीज का सहारा लेना होगा। पर किसका? मुंह नोचवा। जंगल में एक साधु है जिसने इस दानव को अपने वश में किया है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। बस राजा से जुड़ी हुई एक चीज तुम्हें लानी होगी।
रमावती उसी रात साधु से मिलकर आई होती है जिस रात मंगल सिंह की मृत्यु हुई होती है। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सागर ही था, जो उस रात रानी को वाड़ी लेकर आया था। इस वक्त सागर की आंखों में आंसू होते हैं, जबकि रमावती को उसके लिए कोई दुख महसूस नहीं होता। पागल मत बनो सागर। भिखारी के खून राजपाट के सपने नहीं देखा करते, और वैसे भी मंगल सिंह के राज में कुत्ते बने फिरते थे। कम से कम इज्जत मिल रही है, इस बात का शुक्र मनाओ, वरना तुम्हारे बाप की तरह ही जिंदगी भर तलवे। बस बस बहुत हुआ। मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुमने मेरा फायदा सिर्फ इसलिए उठाया ताकि मैं तुम्हें राजा से छुटकारा दिला सकूं। एक बात याद रखना, राजा क्रूर जरूर था पर बेईमान नहीं। ये करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम भी तुम्हारे बाप की तरह गंदे खून की निशानी हो। अपनी औकात मत भूलो। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, सबको सच बताऊंगा और कुछ नहीं बचेगा। सागर गुस्से में वहां से निकल जाता है। रुको सागर, रुको। रानी उठती है और म्यान से राजसी तलवार निकालती है। दूसरी तरफ सागर गलियारे में दौड़ता हुआ जा रहा होता है। उसकी आंखों में धोखे के आंसू होते हैं। वो सबको मंगल सिंह के मौत की असली वजह बताने जा रहा होता है। तभी रमावती उसके रास्ते में आ जाती है। उनके हाथ में तलवार होती है। इस राज को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पति, इज्जत, शरीर और ईमान, और अब तो मुझसे ये छीनना चाहता है। मैं ये नहीं होने दूंगी। अब तू भी मरेगा। रमावती जैसे ही तलवार उठाकर वार करने वाली होती है, तभी गलियारे में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजती है। रमावती चौंक जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि मुंह नोचुआ खड़ा होता है। उसकी लाल आंखें सीधे रमावती पर टिक जाती हैं। सागर भी ये देखकर सन्न रह जाता है। नोचुआ एक पल भी नहीं रुकता। वो झपटकर रमावती पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे मार देता है। कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और उनके प्राण निकल जाते हैं। सागर डर से कांप रहा होता है। वो जमीन पर बैठा कुछ भी समझ नहीं पाता और बस कांप रहा होता है। वो नोचुआ उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। वो उसके पास से पीछे की ओर जाता है और बड़ी खिड़की से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। सागर को राज्य का नया राजा बनाया जाता है। वो ये पद स्वीकार करता है और आगे चलकर राज्य संभालता है। फिर एक रात सागर फिर से उसी जंगल में जाता है जहां वो रमावती को लेकर गया था। साधु अपने आश्रम में ध्यान में बैठे होते हैं। तभी सागर अंदर आता है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। क्या हुआ? अब क्यों आए हो? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उस रात हुआ क्या था। मुनोचवा ने आपकी आज्ञा के बिना रानी को क्यों मार दिया? इसका जवाब हमदर्दी है। मुनोचवा खुद अपने से धोखाधड़ी का शिकार था। जब रानी ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें धोखा दिया तो मुनोचवा ने रानी की ही बनाई हुई सजा उसी को वापस लौटा दी। तभी सागर को पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।